हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं PC1 पेपर की, पेपर कोड 1, जिसका क्या नाम है, लैंग्वेज स्किल। क्या बात करेंगे इसके बारे में, डिटेल में बात करेंगे। कैसे पास करते हैं, मैटर कहाँ से अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है, कैसे पास किया जा सकता है। बाकी तो अपन हर पेपर की बात कर रहे हैं, क्या पासिंग मार्क्स है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, क्या मोड ऑफ पेपर कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इन सब की आज अपन बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस पेपर का नाम है लैंग्वेज स्किल, जिसको अपन क्या कहते हैं, PC1 कहते हैं, पेपर कोड। ये क्या है कि कॉमन पेपर कोड है सभी ब्रांचों में, चाहे कॉमर्शियल हो, सिविल, लोकल ऑडिट हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, PNT हो, इन सब में ये क्या है, एक कॉमन पेपर है। सभी को ये पेपर पास करना जरूरी है। और जैसे कि अपन बात कर चुके हैं पहले ही कि इसमें दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ये ग्रुप 1 का पेपर है। एवरीथिंग अबाउट SS वाले वीडियो में अपन सारी बात कर चुके हैं किसमें कौन कौन से पेपर आते हैं। अब इसका देखिए, इसमें क्या होता है, जितने भी पेपर होते हैं ना, सबका टाइम होता है 2.5 घंटा, 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का। लेकिन ये एकमात्र ऐसा पेपर है जो 2.5 आवर्स के लिए होता है, ठीक है। 2.5 आवर्स का एकमात्र ये पेपर है। मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं? 100 मार्क्स है। पासिंग मार्क्स कितने? 45 है, और कुछ लोगों के लिए 40 भी हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात कर चुके हैं पहले भी, कितनी है? 1/4 है। मतलब 4 गलत क्वेश्चन किए तो 1 नंबर कट जाएगा, और अगर अपन ने 1 सही किया तो 1 नंबर बढ़ जाएगा। मतलब 4 गलत क्वेश्चन कर दिए और 1 सही क्वेश्चन कर दिया तो वो क्या है, बराबर है। 4 गलत और 1 सही, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट्स को तो क्या कहा गया, वर्बल एंड रीजनिंग रीडिंग एबिलिटी बेसिस, वर्बल एंड रीडिंग एबिलिटी बेसिस, और दूसरा क्या है, ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग एबिलिटी बेसिस, ठीक है। पेपर सारे कैसे होते हैं कि एक किसी दोस्त का मैसेज भी आया था कि ये पेपर कैसे होता है, तो अपने को पता है कि सभी पेपर्स कैसे होते हैं, ऑनलाइन पेपर होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। ये वाला जो पार्ट है वो होता है 30 मार्क्स का। कितने का? 30 मार्क्स का। मतलब 30% लिखा हुआ है तो 100 का 30%, 30 मार्क्स का। और ये कैसा होता है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। और ये जो ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग है ये 70 मार्क्स का होता है। और ये कैसा होता है, ये सब्जेक्टिव। मतलब ये वाला पार्ट तो अपने को क्या है, टाइप करना पड़ता है। और ये वाला पार्ट कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होता है, मल्टीपल चॉइस होता है। 4 ऑप्शन आएंगे, अपने को सेलेक्ट करना है, जैसे बाकी और सभी पेपर्स में होता है, ठीक है। PC4 को छोड़ के PC4 की बात कर लेंगे अपन, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इनका इस फर्स्ट वाले पार्ट में क्या आता है और कहां से अपन उसको पढ़ सकते हैं, उसकी बात करते हैं। अब जो ये पहला पार्ट है ये अपन बात कर चुके हैं, कितने, 30 मार्क्स का होता है ना। अब अपने को क्या है कि यहां से अपने को क्या है, मैक्सिमम मार्क्स अपने को लाने होते हैं। तो इसमें एक तो देखो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आता है। जब अपन ने पेपर दिया था SSC का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तब पैसेज आया करता था इंग्लिश में, वैसा ही पैसेज आता है। और इजी पैसेज आता है। उसमें क्या होता है, पैसेज रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, बड़े आसानी से हो जाते हैं। आपको एक बार क्या है, रीडिंग मारनी है उसकी। तो ये 5 मार्क्स तो अपने को यहाँ से कवर करने हैं, आसानी से आ सकते हैं अगर आप थोड़ा अच्छी तरीके से उस पैसेज को पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। दूसरा क्या है, वर्बल रीजनिंग। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते। देखिए अपना जो पेपर कोड 2 है उसमें भी कुछ पार्ट रीजनिंग का है, कुछ पार्ट यहाँ पे है। यहाँ पे रीजनिंग्स में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं जो उसमें आते हैं, जैसे एक सिलोजिम होता है, वो शायद हो सकता है इसमें भी आते हैं वो, और पेपर 2 में भी आते हैं। उसमें क्या होता है, सम कैट्स आर डॉग, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना। ये क्या, ये बैंक में आया करते थे, SSC में कम आते हैं ये क्वेश्चन। सम डॉग्स आर क्या है, सम डॉग्स आर बफेलो। इसमें क्या है, इसमें लॉजिक नहीं लगाना है कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बफेलो है। इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें अपने को बस क्या है, एक ट्रिक होती है, आंसर ढूंढना है। तो ये अपन कहाँ से पढ़ सकते हैं, ये PC2 में भी आते हैं क्वेश्चन, PC1 में भी आते हैं। कहाँ से पढ़ सकते हैं,
कोई भी आप एसएससी की क्लास देख लीजिए या फिर आप सिलोजिम डालेंगे तो यूट्यूब पे हो सकता है बहुत सारे चैनल अवेलेबल। अपने को क्या है, जनरल नॉलेज चाहिए। दूसरे इसमें क्या आते हैं, कोज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या होता है कि 2 सेंटेंस दिए होते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक मैं लिख ही लेता हूं। इसमें देखो एक एग्जांपल लिखा है मैंने कोज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चंस के लिए कैसे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया, उसमें क्या कहेंगे कि द स्टाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज कॉल्ड ऑफ स्ट्राइक। उन्होंने क्या किया है, स्ट्राइक की डिमांड की है। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, क्योंकि उनको लग रहा है कि सब कुछ प्राइवेट होने वाला है, जो कि आजकल हो रहा है ना, तो उसके खिलाफ क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है और स्ट्राइक की क्या है, डिमांड की गई। एक तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट है 1। स्टेटमेंट 2 क्या है कि जो स्टाफ है एयरपोर्ट अथॉरिटी का, वो क्या ये स्ट्राइक पे चला गया। क्यों? क्योंकि उनको अनुमान लग गया था, एंटिसिपेटिंग ए थ्रेट ऑफ देयर जॉब, कि उनको लग रहा था कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, उनको डर लग रहा था उनकी जॉब का लॉस होने का। तो इन दोनों के रिगार्डिंग क्या है कि फिर ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है मैंने कि एक कारण है और बी उसका प्रभाव है, या फिर बी कारण है ए उसका प्रभाव है, या फिर तीसरा क्या है, बोथ इंडिपेंडेंट कोज है, दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। चौथा, बोथ ए एंड बी क्या है, नहीं, ये है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और चौथा क्या कह रहा है कि ये दोनों क्या है कि इंडिपेंडेंट कोज, इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कोज। ठीक है, तो इसमें ये हटा देते हैं, एक 3 ही है इसमें, एक चौथा स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट, किसी कारण के कारण कुछ इंडिपेंडेंटली ऐसा हुआ है जिसके कारण ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है। या फिर 5वें ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसा एक कॉमन कारण हुआ है, कुछ ऐसा कॉमन, एक ऐसी घटना हुई है जिसके कारण ये चीजें घटित हुई है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या समझना है कि एक तो वो क्या है कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, अपनी जॉब को खोने के कारण। तो क्या प्राइवेट हो रहा है इसलिए उनकी जॉब चली जाएगी, क्या ऐसा होगा क्या? तो इसमें देखो, मान लीजिए प्राइवेट हो भी गए, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट हो भी गई, तो वो ऐसा थोड़ी सभी को जॉब से निकाल देगी, वो उनको भी तो रिक्वायरमेंट रहेगी एम्प्लॉयज की। तो ये इसके कारण ये हो रहा है, ये इसका कोज और इसका इफेक्ट नहीं है, ना ये कोज है ना ये इफेक्ट है। मतलब उनको जॉब लॉस हो रहा है इसलिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये तो बैठ ही नहीं रहा। इसका इसके साथ ही बैठ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसलिए वो स्ट्राइक कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसके कारण उनकी जॉब चली जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कोज इफेक्ट नहीं है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के, कि प्राइवेट हो रहा है इसलिए उनकी जॉब चली जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा कि ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट कोज है। क्या है, इंडिपेंडेंट कोज। इसके 1-2 एग्जांपल और करते हैं आगे वाले स्लाइड में। अभी देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, 5-7 नंबर के क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे। ये अपन 5 यहां से ले सकते हैं, 5 यहां से ले सकते हैं, 10 नंबर हो गए, इजिली आ जाएंगे। उसके बाद में इंग्लिश का पार्ट आ जाता है। अब देखो इंग्लिश के पार्ट को कैसे पास किया जाता है। अपने पास क्या होता है कि जब अपन पेपर शुरू करते हैं तो उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो सारे क्वेश्चन किस में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे। लेकिन आप अगर चाहें तो उसमें जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसको हिंदी में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना रहता है कि जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको क्या करना, अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं बैठ रहा, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है। उसको क्या कर लेना, ऊपर क्लिक करके हिंदी कर लेना है। तो कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में जो वो डिफिकल्ट लगता है वो हिंदी में बहुत ईजी लगता है और वो आसानी से हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस करेक्शन, तो हिंदी का अगर आप हिंदी मीडियम से तो पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या गलती है। सेंटेंस करेक्शन मतलब कुछ गलत दिया होगा, इजयमार वाजवर है जो कुछ भी उससे रिलेटेड। ईडियम एंड फ्रेजेस,
इसको तो क्या है आपको याद ही करनी पड़ेगी। उसमें क्या सेंटेंस दिया हुआ आता है कभी कभी, उसमें बीच में अपने को ईडियम या फ्रेजेस फिट करनी रहती है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, अगर आप हिंदी से हैं तो आप हिंदी में जाएंगे ना तो पता चलेगा उनको, जो भी चारों आंसर, जो भी चारों वो दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस, उनको वहाँ पे प्लेस करो कि कौन सा सही हो सकता है, फिर सेंटेंस बनाओ, तो इसका भी क्या है ईजिली आंसर मिल जाता है। ग्रामर एप्लीकेशन, वही सब बातें चल रही है, ग्रामर को कैसे इसमें प्रीपोजिशन आ जाएगा कि जो भी है प्रीपोजिशन इन इनटू ये कैसे लगाना है, ओन अपॉन कैसे लगाना है, एंटोनिम सिनोनिम, वोकेबलरी स्किल, कुछ वोकेब आती है तो वोकेब में भी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी वोकेब आई तो उसके क्या है 4 ऑप्शन रहेंगे, तो अपने को देखना है कि डिफरेंट कौन सा है। अगर 3 तो क्या है कि मिलते जुलते रहेंगे, एक डिफरेंट रहेगा तो इससे हो जाएगा, या फिर हिंदी में करके देख लीजिए। और राइटिंग स्किल, ठीक है। एक इसमें अरेंजिंग सेंटेंस भी आता है, सेंटेंस को क्या अरेंज करना रहता है, ABCD दिए रहेंगे, फिर 4 ऑप्शन रहेंगे BACD ACDE, मतलब जो भी है जैसे 4 आ जाएंगे ABCD, अब इनको अरेंज करना आपको, तो ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो वो भी आप क्या है कर सकते हैं, कैसे हिंदी में कन्वर्ट करके, इंग्लिश आपकी अच्छी है तो इंग्लिश में करके। तो यहाँ से भी अपन क्या है कि 18 से 20 मार्क्स में क्या आसानी से 15-16 मार्क्स अपन क्या कवर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अपन 30 में से 25 मार्क्स कवर कर लेते हैं ना, बस फिर तो कितने बचे, 20 ही बचे, वो तो अपन आसानी से अगले वाले पार्ट में कवर कर लेंगे। उस पार्ट में है ना जो कवर आसानी से हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसमें सब्जेक्टिव रहता है, बहुत सारी चीजें अपने को क्या पहले कॉपी में नोटपैड में लिखनी पड़ेगी, फिर उसको टाइप करना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अपन घबरा जाते हैं, टाइम की कमी हो जाती है। इस पेपर में है ना जो अपने को लग रहा है कि 2.5 घंटे हैं, लेकिन कभी कभी इस पेपर में क्या है बहुत ज़्यादा, जब पेपर खत्म होने लगता है ना तब लगता है अरे यार 2.5 घंटे हो भी गए, इतनी जल्दी हो गई, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में टाइम लगता है। तो ये समझ में आया, ये पहले पार्ट की बात कर रहे हैं अपन कि पहले पार्ट में 30 मार्क्स है, उसमें से अपने को 25 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ये कोज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन, इसके 2-1 क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इसके 2 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। अब इसमें देखो ऑप्शन अपने पास इधर लिखे हुए थे, उनको ही ध्यान में रखेंगे। पहला क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है, ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज इज बीइंग रिलीज्ड बाय द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब उनके द्वारा अब उनको क्या रियलाइज होने लग गया है, रियलाइज होने लग गया है सोसाइटी के सभी सेक्शन के द्वारा क्या कि योगा और एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा है कि देयर इज इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इन द सोसाइटी पर्टिकुलरली अमंग मिडिल एज ऑफ द ग्रुप, अवेयरनेस बढ़ रही है हेल्थ के बारे में सोसाइटी में, और किस में पर्टिकुलरली किस सोसाइटी में भी, किस एज ग्रुप में, जो मिडिल एजेस ग्रुप के लोग हैं उनमें क्या है अवेयरनेस क्या है बढ़ रही है। तो इसमें देखो पहला ऐसा, इसको अपन कोज मानते हैं, इसको इफेक्ट मानते हैं, क्या इंपॉर्टेंस रिलीज हो रही है, इंपॉर्टेंस क्या हो रही है, रियलाइज हो रही है, किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, उसके कारण क्या अवेयरनेस बढ़ रही है। क्या ये कोज इफेक्ट एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि ये कोज अवेयरनेस, ये कोज एंड इफेक्ट नहीं, इसका उल्टा पढ़ के देखो, पहले ये पढ़ो कि अवेयरनेस इंक्रीज हुई है इसलिए योगा एंड एक्सरसाइज पे क्या है ध्यान ज्यादा देने लगे हैं। क्या ये सही लग रहा है क्या कि अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, उससे क्या लोग है ना जो योगा और इम्पोर्टेंस को क्या है ज्यादा उनको क्या करने लगे हैं, ध्यान देने लगे हैं। ये इंडिपेंडेंट तो अपने को लग ही नहीं रहा है, ठीक है, कॉमन भी कोई कोज नहीं है, तो इसमें आंसर क्या है बी आ जाएगा कि बी तो क्या है कोज है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है इसलिए फिर अपन क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंस, योगा एंड एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। तीसरा इक्वेशन देखो कि लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल इन रूरल एरिया इज रन बाय 1 टीचर, केवल एक टीचर के द्वारा क्या है रूरल एरिया में प्राइमरी स्कूल चलाई जा रही है, और देयर हैज बीन ए हग ड्रॉप आउट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल इन रूरल एरिया, और हग ड्रॉप आउट मतलब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं स्कूलों को। तो क्या एक टीचर है
क्या उसके कारण ऐसा हो रहा है क्या कि लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि अगर वो एक टीचर है वो किस किस पे ध्यान देगा। उल्टा पढ़ो कि ड्रॉप आउट कर रहे हैं, इसे ड्रॉप आउट कर रहे हैं इसलिए एक टीचर है, ये तो बैठ ही नहीं रहा। तो ये दोनों को क्या अपने को वैसे ही लग रहा है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अपन थर्ड और फोर्थ पे तो जाएंगे ही नहीं। तो इसमें क्या आंसर लग रहा है अपने को? इसमें पहला लग रहा है। क्या लग रहा है कि ए तो क्या है, कोज है, और बी क्या है, उसका इफेक्ट है। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं, और PC2 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अपन ने पोर्शन 1 की बात कर ली, ठीक है। एक पोर्शन 1 में क्या है, बिजनेस लेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैं जैसे जैसे देख रहा हूं, तो उसकी भी अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। आप भी थोड़ा देख लेना ऑनलाइन, मैं एक बार आपको फॉर्मेट बता देता हूं बिजनेस लेटर का कैसा होता है। अब एक देखो बिजनेस लेटर क्या होता है, इससे मैंने जहां तक देखा है 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। आप भी देख लेना, इसको चेक कर लेना, ठीक है। एक बार पढ़ लेना इसको, बिजनेस लेटर क्या होता है। ये एक कंपनी दूसरी कंपनी को लिखती है, या फिर एक कंपनी अपने क्लाइंट्स को, एम्प्लॉयज के, शेयर होल्डर्स को लिखती है, ठीक है। बिजनेस लेटर क्या होता है समझ में आया? या तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को लिखेगी, या फिर एक कंपनी क्या है अपने एम्प्लॉयज को या क्लाइंट्स को या शेयर होल्डर्स को लिखेगी। अब इसमें से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना और आ जाते हैं, मैंने देखा है ऐसा, तो आप ढंग से पढ़ लेना इसको। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, जो आपकी कंपनी है उसका नाम आ जाएगा, जो मतलब लेटर लिख रहा है उसका नाम आ जाएगा, जॉब टाइटल, क्या डेजिग्नेशन है उसकी, कंपनी का नाम और एड्रेस, ये सब कुछ क्या है पहले यहाँ पे आ जाएगा। उसके नीचे डेट आ जाएगी, फिर जिसको रिसिपिएंट हो उसका सब कुछ डिटेल आ जाएगी, नेम, टाइटल, कंपनी, कंपनी एड्रेस, सिटी, स्टेट कोड, जो भी है। इसके बाद में आएगा कि वूम इट में, अगर अपन जानते नहीं है किसको लिखा जा रहा है, तो वूम इट में कंसर्न ये लिख सकते हैं। अगर अपन जानते हैं तो लिखेंगे डियर मिस्टर, जैसे राहुल है तो फर्स्ट नेम राहुल, अगर अपन उसको जानते हैं तो डियर मिस्टर राहुल। और अगर मान लीजिए अपन उसका फर्स्ट नेम नहीं जानते हैं तो डियर मिस्टर, लास्ट नेम लिख देंगे डियर मिस्टर अग्रवाल। इन तीनों में से एक चीज यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसके नीचे क्या आ जाएगा, जो बॉडी, मतलब उसमें क्या अपने को लेटर में लिखना है, किससे संबंधित वो लेटर है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में सैल्यूटेशन आ जाएगा, लिख देंगे कि रेस्पेक्टफुली योवर्स, या योवर सिंसियरली, कोर्डियली, या रेस्पेक्टफुली। देखो इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे शायद 2 बार याद आ गया, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ अपने को एक बार क्या इसका फॉर्मेट समझ में आया आपको, इसका ऐसा फॉर्मेट होता है, एक बार देख लेना अच्छे तरीके से। इसमें देखो ये सबसे पहले, जैसे ये एक लेटर है, इसमें सबसे टॉप पे तो ये आ जाएगा, उसके बाद में डेट, उसके बाद में रिसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, फिर अपन ये लिख देंगे डियर मिस्टर जो भी है नाम, फिर इसमें अपने को जो भी इन्फॉर्मेशन हो, लास्ट में ये क्या है, सैल्यूटेशन आ जाएगा। तो इस तरह का क्या होता है, बिजनेस लेटर होता है। आया होगा समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब देखो बुक्स की बात कर लें अपन, तो जो पार्ट 1 है, उसके लिए तो कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपन सब स्टाफ सिलेक्शन वाले पास करके हैं, तो अपन सब पढ़ चुके हैं। एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो वो हो जाएगा। इसके लिए बुक्स की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं अपने को, चाहे तो आप SSC वाली कुछ बुक्स देख सकते हैं। पार्ट 2 है, उसमें प्रेसाइज है, 25 मार्क्स का आता है, ठीक है। और एक ऑफिशियल लेटर आता है, जिसमें जनरली क्या आता है, डेमी ऑफिशियल लेटर, जनरली बोल रहा हूँ, आज तक तो देखा है यही ऑफिशियल लेटर आता है, ये 15 मार्क्स का आता है। ये दोनों अपने को कहाँ से पढ़ सकते हैं अपन, अपने पास एक बुक है प्रेसाइज एंड ड्राफ्ट बाय मुथुस्वामी एंड बृंदा की, ऑफिस में आपको ईजिली मिल जाएगी। ऑफिस में बहुत सारी, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्रूव्ड बुक्स है, तो ये बुक्स होती ही है। तो ये दोनों अपन कहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर अपन डीओ लेटर में एक फॉर्मेट भी बना के आते हैं, जो उसका फॉर्मेट होता है, अगर वो भी बना के आते हैं, उसमें मैटर नहीं लिखते, जैसे बिजनेस लेटर की बॉडी की बात की थी वैसा नहीं लिखते हैं, तो भी आराम से 15 में से कितने 8-10 मार्क्स तो ला सकते हैं, ठीक है। प्रेसाइज क्या है, शॉर्ट में लिखना है, 1/3 उसको लिखना रहता है, या फिर वो बताता है कि इतने में उसको लिखो, तो अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके, और उसका मीनिंग भी चेंज ना हो और शॉर्ट में समझ में आ जाए, वो अपने को प्रेसाइज में लिखना रहता है। जैसे अपन नोट में लिखते हैं ना, नोट सेक्शन, जब अपन कोई लेटर पुटअप करते हैं तो नोट सेक्शन में क्या लिखते हैं, उसकी समरी लिखते हैं, वैसा ही इसमें जनरली होता है।
एक ड्राफ्ट पैरा की बात है, ये आता है 30 मार्क्स का। तो ये अपने को क्या है CAG की वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती है ना, वैसा ही फॉर्मेट होता है ड्राफ्ट पैरा का, ठीक है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कुछ सब्जेक्ट लॉस ड्यू टू अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹50 करोड़, ये सब्जेक्ट लिखेंगे। मटेरियल वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, उससे सब्जेक्ट उठा लेंगे, फिर उसमें समरी लिख देंगे 2-4 लाइनों में उस पूरे पैराग्राफ की जो उसमें इम्पोर्टेंट होता है। और फिर बाद में जो दिया हुआ है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं, जैसी घटनाएं हुई हैं, उसको क्या है कि जितने वो वर्ड्स में कह रहे हैं उन वर्ड्स में अपन लिख देंगे। बाकी अगर आप कहोगे तो वैसे तो वेबसाइट पे है, ऑडिट रिपोर्ट है, वैसा ही ड्राफ्ट पैरा होता है। आप कहोगे तो इस पर भी वीडियो बना देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना वीडियो बनाने की ज़रूरत है क्या, अगर है तो इसके लिए भी क्या है वीडियो बना देंगे। अब देखिए इसमें मेरा व्यू क्या है इस पेपर के लिए कि पेपर इजी है, लेकिन इजी के चक्कर में ऐसा नहीं है अपन बिल्कुल पढ़े ही ना इसको अपने को पढ़ना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पेपर में मैं एक बार फेल हो चुका हूँ, ठीक है। इस पेपर में मैं एक बार फेल हो चुका हूँ और मैंने ऐसे सुना भी है, ये एक कोई कलीग है वो कितनी बार में, जब उसने 4 अटेम्प्ट दिया तब वो इस पेपर में पास हुआ था, ठीक है। मैं तो सेकंड में हो गया पास, सेकंड अटेम्प्ट में, लेकिन कोई 4 अटेम्प्ट में भी हुआ था। तो ऐसे क्या बहुत सारी घटनाएं, जैसे एक कलीग और है, उनको जानता हूँ, वो कॉमर्शियल ऑडिट से उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। उनका जो PC15 पेपर है जो अपना अकाउंट्स वाला, उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने निकल गए, 8 पेपर निकल गए। और ये PC18 वाला 15 पेपर कब निकला, चौथे अटेम्प्ट में निकला। तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, हर बार उनके 44 आ जाते थे। देखो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए क्या है कि अपने को, मेरा व्यू ये है कि इसको अपने को इजी नहीं लेके और इनकी थोड़ी सी तैयारी करनी है, प्रेसाइज ऑफिशियल लेटर ड्राफ्ट पैरा की। उसमें तो अपन कवर कर लेंगे 25 मार्क्स। अगर अपन इसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं 4-5 दिन के लिए, अगर अपन इसको थोड़ा सा प्रेसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इस पेपर में ईजिली अपन पास हो सकते हैं। और ज़रूरी है, पेपर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, जब तक पास नहीं होंगे तब तक अपन क्या है, वो पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक। अगर आप AA है तो अच्छी बात है, तो आपका प्रोविज़न क्लियर हो जाएगा। और अगर आप AA नहीं है, ऑडिटर है, तो जब तक पास नहीं करेंगे तब तक AA बनेंगे नहीं। तो इजी हार्ड कुछ नहीं, अपने को पेपर क्या है सभी पास करना है, ठीक है। तो ये अपनी PC1 की बात हो गई। अब अपने PC2 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि PC2 को क्या है, कैसे पास करना है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।